मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का राजस्थान सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट के मॉडल पेपर चल रहे थे, जिसमें हमने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। यह मॉडल पेपर 6 है। दोस्तों, अगर आपने 5 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके जरूर देखना। उनमें हमने 150 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मॉडल पेपर 6 की। बस आपको कुछ नहीं करना, पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक देखना है और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं 150 में से, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी जानदार शानदार चलनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर भूल चूक में कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना, इग्नोर कर देना, और कोई भी गलती हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोई गलती होगी नहीं, मैं आगे बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा? तो किस जिले में होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उदयपुर जिले में, ठीक है। चलिए अगला, कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व प्रदेश के किस खिलाड़ी द्वारा किया गया? तो दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व प्रदेश के कौन से खिलाड़ी द्वारा किया गया? तो श्याम सुंदर स्वामी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर एवं बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित करने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो तीसरे नंबर का प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 35 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायत राज मंत्रालय ने किस पंचायत समिति को लगातार दूसरी बार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब आ जाएगा, सही जवाब चिड़ावा। जो चिड़ावा अपने कहां पे? झुंझुनू जिले में। चिड़ावा पंचायत समिति को, जो अपने झुंझुनू में है, उसको लगातार दूसरी बार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य एवं औषधि विभाग का विलय कर उसे क्या नाम दिया गया है? नया नाम क्या दिया गया है? तो दोस्तों इसका नया नाम दिया गया है खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, FSDCC, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में कहां विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? तो अपने विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास अपने चौप गांव जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2022 में पद्म भूषण से राज्य की किन हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राज्य की किन हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया दोनों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह जो अप्रैल 2022 में हुआ था, उसमें जल संरक्षण की दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में अपने दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, जल पुरस्कार वितरण समारोह में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 के आयोजन के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? तो दोस्तों पर्यटन विभाग ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 के आयोजन के लिए अपने किस संस्था के साथ AMU किया है? तो ये किया है दोस्तों फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, इसके साथ MOU किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज पदक जीता है? तो कांस्य मेडल किसने जीता है तैराकी क्षेत्र में? तो वो जीता है अपने दोस्तों किसके द्वारा? ये जीता गया है अपने युग चैलानी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? युग चैलानी के द्वारा जीता गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ की लंबाई आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों? सबको पता है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ले तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों अपने कितनी है? ये अपने है दोस्तों 5920 किलोमीटर, ठीक है। सबको पता है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि
छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित होता है? तो छप्पन का मैदान है वो अपने कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है दोस्तों? ये अपने किस नदी के द्वारा है? तो माही नदी के द्वारा छप्पन के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, यह मैदान माही नदी द्वारा निर्मित मैदान है, इसलिए इसे माही का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी व नालों व गांवों के समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। ठीक है, जिसका विस्तार डूंगरपुर व दक्षिण उदयपुर में भी पाया जाता है। याद रहेगा। चलिए अगला कि नक्की झील कहां पे स्थित है? तो दोस्तों आपसे पूछ ले नक्की झील कहां पे है? तो माउंट आबू सिरोही में है नक्की झील। ठीक है, याद रहेगा, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील एक क्रैटर झील है। क्या है? क्रैटर झील है। लोक कहावतों के अनुसार इसे देवताओं के नाखूनों से निर्मित माना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित इनमें से कौन सा युग्म नहीं है? इस पर फोकस करना है, नहीं पर फोकस करना है। तो दोस्तों उदयपुर अपने चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़ के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अलवर के अंदर, अलवर जयपुर के अंदर दोमट मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ के मध्य इनमें भूरी व बलुई मिट्टी के बारे में बताया गया है, लेकिन भूरी व बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती। ये अपने और कोटा व झालावाड़ में काली मिट्टी, कोटा व झालावाड़ में काली मिट्टी अपन को देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनमें भूरी व बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती। ठीक है, भूरी रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर एवं झुंझुनू जिलों में फैली हुई है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे कि श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में तो सोई रोजस एवं रेबिनेरिया मृदा पाई जाती है। ठीक है, सोई रोजस या रेबिनेरिया मृदा पाई जाती है, ना कि भूरी बलुई मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है 16वां नंबर का कि मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार आपसे पूछ ले तो आपको जिप्सम शोधन बताना है। ठीक है, जिप्सम के द्वारा हम इसकी मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को समस्या को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ जिला है। सबको पता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन सा बेमेल है? बेमेल को छांटना, यानी कि इनमें से कौन सा बेमेल है? तो दोस्तों सबको पता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, बिल्कुल राइट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल राइट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, बिल्कुल राइट है। लेकिन केवलादेवी घना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेवी घना राष्ट्रीय उद्यान अपने कहाँ पे? केवला देवी इसमें करौली दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भरतपुर आ जाएगा। ठीक है, भरतपुर। ठीक है, तो राइट आंसर अपना 4 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो मिला देंगे, क्या बात है। तो एक तरफ है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ है जिला, तो अपन को मिलाना है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। तो मिला सकते हैं अपन को। हम देखते हैं कि जोहड़बीड़ गढ़ेवाल अपनी किससे संबंधित है? जोहड़बीड़ गढ़ेवाल सबको पता है कि बीकानेर से संबंधित है। और अपने गुड़ा विश्नोई आपसे पूछ ले तो अपने जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, और गोलेलाव आपसे पूछ ले तो आपको नागौर बताना है, और बीड़ अपने झुंझुनू संबंधित। तो राइट आंसर 4 3 2 1 ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबको पता है राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार अपने पेड़ों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ना कि वृक्षारोपण के लिए, ना कि महिला सशक्तिकरण के लिए, ना ही शिक्षा के लिए। ठीक है, केवल और केवल पेड़ों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ क्या है? यानी कि राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ आपसे पूछ ले तो हकत बहत का अर्थ आपको बताना है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को हकत बहत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि ठट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ठट की उपबोली आपसे पूछ ले तो किस भाषा से संबंधित है, तो आपको बताना है यह अपने मारवाड़ी भाषा से संबंधित है ठट की उपबोली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में द्वितीय स्थान किस जिले का है? तो द्वितीय स्थान आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? तो द्वितीय स्थान में अपने डूंगरपुर जिले में है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, द्वितीय स्थान आता है डूंगरपुर जिले का। ठीक है, चलिए अगला कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य आपसे पूछ रहे तो
तो आपको बताना है चरेवेती चरेवेती, ठीक है। चरेवेती चरेवेती अपने राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है। चरेवेती चरेवेती का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चलते रहो, ठीक है। चरेवेती चरेवेती का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। राजस्थान परिवहन की स्थापना आपसे पूछ ले तो 1964 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1964 को हुई थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और पता होनी चाहिए, इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो जयपुर जिले में है राजस्थान परिवहन विभाग का मुख्यालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? तो दूसरा वायु ऊर्जा प्लांट आपसे पूछ ले तो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो प्रतापगढ़ जिले में क्या किया गया है? द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो निम्न में से कौन से 4 जिले हैं जिनको स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इनमें से दोस्तों 4 शहर कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन को बताना है। तो इनमें से दोस्तों जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है और अजमेर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। एक तरफ है कोयला और गैस की खदानें और दूसरा है जिला, ठीक है। एक तरफ है कोयला और गैस की खदानें और एक तरफ है जिला। वो किससे संबंधित है? कौन सी खदान किस जिले से संबंधित है? इसके बारे में अपन को डिटेल से बताना है तो बता देते हैं। तो अब सबको पता है दोस्तों केसर देसर अपने बीकानेर जिले से संबंधित है, ठीक है। केसर देसर एक कोयले की खान है, वो अपने बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। और कपूडी के बारे में सबको पता है, बाड़मेर जिले की खान है, ठीक है। माता सुका आपसे पूछ ले तो अपने नागौर जिले की खान है और तनोट अपने जैसलमेर जिले की खान है। नाम से पता चल रहा है तनोट, ठीक है। तो राइट आंसर अपना आ जाएगा दोस्तों 3 4 2 1 राइट आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि जनकपुर और सरवाड़ा खानें जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह कौन सा खनिज है? तो जनकपुर और सरवाड़ा की खानें दोस्तों अपने तांबड़ा उद्योग के लिए तांबड़ा खनिज के लिए जानी जाती है, ना कि उद्योग, ठीक है। तांबड़ा खनिज के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस स्थान से यूनानी द्वितीय सुराही व रोमन एम्फोरा यानी कि एम्फोरा को सुरा पात्र भी कहते हैं प्राप्त हुआ है जो इस स्थान के यूनान के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रकट करता है? तो ऐसा स्थान कौन सा है जिससे ये चीजें प्राप्त हुई हैं? तो ऐसा स्थान है दोस्तों अपना जो कौन सा है? भीनमाल जालोर का कौन सा है? भीनमाल, ठीक है। अपने भीनमाल जो जालोर में है वहां से उपरोक्त चीजें अपन को देखने को मिली है, ठीक है। भीनमाल में 1953-54 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ से शंख क्षत्रपतों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिससे यहाँ विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलो कि युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पोली ये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की जाती है? तो युआंग चुआंग एक अपना चीनी एक यात्री था, उसके द्वारा उल्लेखित पोली ये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की जाती है? तो इसके लिए अपने बैराट की पहचान की जाती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बात करता हूं, आप सुनना, ठीक है। तो बैराट राजस्थान की राजधानी जयपुर में अवस्थित है और प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटनगर मिलता है, ठीक है। यह प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। बैराट से महाभारत कालीन बौद्ध धर्म से संबंधित तथा मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री युआन चुआंग ने अपने यात्रा वृतांत में बैराट का उल्लेख किया है, ठीक है। चीनी यात्री हैंग सॉन्ग के यात्रा वर्णन के अनुसार तत्कालिक समय में भीनमाल पश्चिमी भारत का एक वैभव में महत्वपूर्ण शहर था। भीनमाल नामक स्थान झालोर पर प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र के गणित का प्रसार किया गया था, ठीक है। याद रहेगा। तो अपने च्वांग स्वांग ने एक उल्लेखित किया था पोली ये तालों के रूप में अपने बैराट को बताया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका, ठीक है। साका क्या होता है? जौहर और केसरिया एक साथ होना उसको साका कहते हैं। वो किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? तो चित्तौड़ का प्रथम साका अपने किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? सबको पता है पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। सन 1303 में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे तथा पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303, याद रखना डेट, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को 1600 चित्राणियों के साथ जौहर किया था, ठीक है। चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है यह, ठीक है। चलिए पद्मिनी वाला चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है, ठीक है। नीचे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा क्या कहलाता है और वो किस रानी के कौन सी राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था चित्तौड़ का दूसरा शाखा, ये भी अपन को नीचे कमेंट करके बताना है। देखता हूं किसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए
अगला है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो मेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों कि राणा प्रताप सिसोदिया वंश थे, बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह राठौड़ वंश से, बिल्कुल सही है। महाराणा हमीर अपने गुहिल वंश थे, बिल्कुल सही है। राजा मानसिंह हाड़ा थे, नहीं, राजा मानसिंह तो कछवा थे, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। राजा मानसिंह मारवाड़, हाँ, राजा मानसिंह ये मारवाड़ की बात हो रही है, तो राजा मानसिंह हाड़ा नहीं थे, ये अपने राठौड़ वंश के शासक थे। किसके थे? राठौड़ वंश के। तो राइट आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों अपने किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ था इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आहुआ का युद्ध दोस्तों अपने 1857 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। आहुआ का युद्ध अपने 1857 में हुआ था, ठीक है। आहुआ कहाँ पे? पाली में है। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांति की गई। यहाँ दो युद्ध लड़े गए थे, एक तो बिठोड़ा का युद्ध, ठीक है, बिठोड़ा का युद्ध आपसे पूछ ले तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। और कुशाल सिंह जोधपुर के नरेश तखत सिंह के सेनापति, ओनाड़ सिंह मैकमोसन के सेनापति हथीकोट के मध्य हुआ था ये युद्ध, ठीक है। और इसमें विजय कुशाल सिंह की हुई थी, ठीक है, याद रहेगा। तो आहुआ का युद्ध अपने 1857 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला एक डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार लगभग गुहिल ने मेवाड़ में अपना शासन स्थापित किया था। तो कब से अपने मेवाड़ में गुहिलों ने शासन स्थापित किया था? तो ये दोस्तों 566 ईस्वी से मेवाड़ में गुहिलों ने क्या किया था? शासन आरंभ किया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उदयपुर स्थित एकलिंग मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था। तो उदयपुर स्थित एकलिंग जी का जो मंदिर का निर्माण है दोस्तों वो आपसे पूछ रहे किस महाराणा के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर है कि बप्पा रावल के काल में हुआ था, बप्पा रावल के काल में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिवाना किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सिवाना किले का निर्माण आपसे पूछ ले तो अपने वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, याद रहेगा। वीर नारायण के द्वारा सिवाना किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों हवा महल के बारे में अपन को कुछ कथन दिए हैं और उनके बारे में अपन को राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर कौन कौन से हैं, ठीक है। हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है उसका अपन को चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। यह बात तो सही है कि हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। चलो अगला है कि हवा महल महाराणा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल दोस्तों अपने महाराणा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था और इसकी डेट मुझे याद आ रही है 1778 और 1803 के मध्य, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। अगला हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। नहीं दोस्तों 983 नहीं है, 953 है। कितनी है? 953। तो ये अपना गलत आ जाएगा। तो राइट आंसर अपना 1 और 2। तो 1 और 2 कहां पे है? 1 और 2 ये रहा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम हवा महल की दोस्तों अगर बात करें तो हवा महल से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हवा महल का जो निर्माण है वो कछवाहा वंश के शासक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1778 से लेकर के 1803 ईस्वी के मध्य करवाया गया था, ठीक है। और 1799 ईस्वी में जयपुर में करवाया था, ठीक है। यह 5 मंजिला भवन है, भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार आपसे पूछ ले तो लालचंद उस्ता था। इसकी 5 मंजिलों के नाम आपसे पूछ ले तो सबसे पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का है रतन मंदिर, तीसरी का है विचित्र मंदिर और चौथी का है प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये सभी के सभी राजस्थान में अपने घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते थे। घरेलू दास को ही गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि से संबोधित किया जाता था, घरेलू दास को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना है। तो किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना है। तो ये माना है दोस्तों अपने किस लोक नृत्य में। तो ये अपने माना है राई में, ठीक है, राई में, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर राई आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र है? तो राई बुढ़िया और राई माता अपने किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? तो दोस्तों अपने गौरी लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, गौरी लोक नाट्य के बारे में बात करें तो गौरी लोक नाट्य यह भीलो केवल पुरुषों द्वारा भाद्रपद माह के आरंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला लोक नाट्य है। और यह अपने डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा, सिरोही आदि क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगला कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ख्याल आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। ठीक है, हेला ख्याल की बात करें तो ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है और ख्याल की प्रतियोगिताएं दंगल, ख्याल में गायिका करने वाला मनरंग कहलाता है। ठीक है, और राजस्थान के प्रमुख ख्यालों के बारे में बात करें तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि जयपुरी ख्याल किस जिले से संबंधित है? जो जयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, शेखावाटी ख्याल आपसे पूछ ले तो चिड़ावा झुंझुनू का प्रसिद्ध है। कुचामणी ख्याल आपसे पूछ ले तो कुचामन नागौर का प्रसिद्ध है और हेला ख्याल अपने दौसा का है ही। ठीक है, और माच की ख्याल आपसे पूछ ले तो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और भेंट के दंगल आपसे पूछ ले तो धौलपुर के प्रसिद्ध है। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार इनमें से मनाया जाता है? तो अपने श्रावण की पूर्णिमा को दोस्तों अपने कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों ये अपने श्रावण की पूर्णिमा को अपने रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। सबको पता है दोस्तों कि रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण की पूर्णिमा को। अगला कि तिलवाड़ा का पशु मेला भरता है। तो तिलवाड़ा का पशु मेला आपसे पूछ ले तो किस जिले में भरता है? तो आपको क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपको राइट आंसर में आपको बताना है, क्या बताना है? बाड़मेर जिले में भरता है तिलवाड़ा का पशु मेला। अगला प्रश्न दोस्तों कि खोइतू वस्त्र संबंधित है। तो दोस्तों खोइतू वस्त्र अपने किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको बताना है कि खोइतू अपने भील जनजाति से संबंधित है, जो अपने भील पुरुष द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र कहलाता है खोइतू। ठीक है, अगला है कि हमेल आभूषण कहाँ पहना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमेल आभूषण अपने कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों हमेल अपने गले में पहना जाता है, स्त्रियों के गले का आभूषण है हमेल। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छंदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागर के क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो किसने दोस्तों किया था ऐसा? तो ऐसा करने वाले थे जोरावर सिंह बारेठ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो दोस्तों ऐसे एकमात्र लोक देवता है, उनका नाम है रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी का जन्म आपसे पूछ रहे तो उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनका उपनाम पूछ सकता है तो कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, रोणेसारा धनी एवं बाबा रामदेव, गुरु बालीनाथ। ठीक है, रामदेवरा रुणिचा में रामदेव जी के समाधि स्थल पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला कि संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो संत लालदास के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बताना है। तो लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, बिल्कुल है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये शादीशुदा थे, बिल्कुल ये शादीशुदा थे। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 1688 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। लेकिन दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो अपने कब हुई थी? 1648 को हुई थी। ठीक है, भरतपुर रियासत के नगला गांव में। ठीक है, तो ये अपना गलत है, 1600 क्या आ जाएगा? 1648 आएगा, ना कि 1688। ठीक है, चलिए अगला है कि उस राजनीतिक कार्यकर्ता को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उपसर्ग किए थे। तो ऐसे राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे वो कौन कौन थे? तो दोस्तों इनमें से आप अपन को कूट शब्द को छाटना है। तो कूट शब्द इसमें दे रखे हैं, तो कूट शब्द अपना है पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा आप छांट सकते हैं। तो पहला है दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा, सागर मलगोपा और तीसरा है स्वामी रमेश स्वामी। ठीक है, चलिए इस चौथा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो किसान आंदोलन एक तरफ किसान आंदोलन है और उसके प्रारंभ होने के वर्ष हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी इनमें से सही ठीक लग रही है। तो दोस्तों अगला है कि मेवाड़ किसान आंदोलन 1920 दे रखा है, तो 1920 नहीं आएगा। ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन 1927 नहीं आएगा, भरतपुर किसान आंदोलन 1938 नहीं आएगा। तो बेगू किसान आंदोलन बिल्कुल सही दे रखा है, 1921 में हुआ था बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए
अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे। तो एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे। तो इसके राइट आंसर आपसे पूछ रहे हैं, तो अब इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है, आपको बताना है मोतीलाल तेजावत थे अपने राजस्थान और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में आंदोलन करता। ठीक है, चलिए अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो अटपटी पगड़ी अपनी चित्रकला की अपने मेवाड़ शैली से संबंधित है। अटपटी पगड़ी, ठीक है, याद रहेगा, अटपटी पगड़ी अपने मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक बात आपको यहां से पता होनी चाहिए कि मोतीलाल तेजावत के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ हिंट या टॉपिक बता रहा हूं, तो उनको ध्यान में रखना, आप सुनते रहना, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत का आपसे जन्म पूछ सकता है। तो 1886 में मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था। कहां पे? मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था। यह आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तथा आदिवासी इनको बाऊजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाऊजी। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के मातृकुंडिया के मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, कहां पे की थी? मातृकुंडिया तहसील। ठीक है, जो मातृकुंडिया तहसील अपने कहां पे? चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के मातृकुंडिया के मेले में की थी। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है। तो श्रीलाल जोशी के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो श्रीलाल जोशी अपने दोस्तों फड़ कला से संबंधित है। श्रीलाल जोशी। ठीक है, अगला है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों 17 जुलाई 1946 में अपने बीरबल दिवस है दोस्तों बीकानेर जिले में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा समूह ऐसा है तो देशी रियासतों का समूह नहीं है। तो देशी रियासतों का समूह इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? कोटा था, बूंदी था, झालावाड़ था, शाहपुरा था। बिल्कुल सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक बिल्कुल सही है। कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा बिल्कुल सही है। लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये अपने देशी रियासतों का समूह नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलिए आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का एकीकरण के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। तो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण दोस्तों अपने एक बोली मानी जाती है, उसको रागड़ी के नाम से जानते हैं। रागड़ी। ठीक है, याद रहेगा। रागड़ी यह बोली मुख्यतः राजपूतों में प्रचलित है। रागड़ी बोली, ठीक है, जिसमें मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण पाया जाता है। यह बोली कर्कशता के लिए होती है। ठीक है, कर्कशता के लिए होती है। ठीक है, यानी कि कठोर बोली होती है। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन में है अहिरवाटी। अहिरवाटी के बारे में बात करें तो यह बोली अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर तथा किशनगढ़ के पश्चिमी भाग एवं जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में बोली जाती है अहिरवाटी। ठीक है, याद रहेगा। और इस ऑप्शन में वागड़ी भी आया, तो वागड़ी के बारे में पूछ ले तो राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है वागड़ी। ठीक है, मेवाती सबको पता है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगले के निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो इनमें से कौन सा सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों अपने वीर सतसई है, छंदो मयूख है, राम जोट है, लेकिन ललित कलाम नहीं है। ठीक है, चले क्या? चलो तो फिर चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों अपना कि जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखित है। तो जीवन कुटीर के गीत आपसे पूछ लेगी तो किसके द्वारा लिखित हैं? तो आपको बताना है कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखित हैं। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो मुंडिया लिपि के आविष्कारकर्ता आपसे पूछ ले तो आपको बताना है टोडरमल को माना जाता है मुंडिया लिपि का आविष्कार करता। अगला कि भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्यपाल पूछ सकता है आपसे, तो श्रीमती भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राज्यपाल, तो आदिवासी महिला राज्यपाल पूछ सकता है, ना कि राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति नहीं पूछ सकता, राज्यपाल पूछ सकता है। तो राज्यपाल पूछ ले या राष्ट्रपति पूछ ले, आपको बताना है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनाई गई थी। ठीक है, जो ऐसा करने वाली प्रथम आदिवासी महिला है।
ठीक है। ध्यान रहे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली है। तो इस ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वाधिक बार तो अपने हरदेव जोशी ने ली है और भैरव सिंह शेखावत ने ली है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं। तो निम्न में से कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों इनमें अपन को कूट शब्दों को चयन करना होगा। तो कूट शब्द अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कूट शब्द इनमें अपने बी और सी आ जाएगा केवल, ठीक है। तो बी और सी देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो बी और सी में देखें तो राज्य चुनाव आयुक्त का गठन करना प्रावधान किया गया है, और पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना ये अपने गठन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न। हम ज्यादा आगे शायद, है ना, हाँ ये रहा कि जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानो। अच्छा, तो वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण, यानी कि जो शुभंकर है वो अपने वन विभाग जारी करता है, तो उसके त्रुटिपूर्ण युग्म कौन कौन से, यानी कि कौन सा जिला किस शुभंकर से संबंधित नहीं है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता है जालोर का तो भालू है, अजमेर का खमनोर पक्षी या खड़मोर पक्षी है, भरतपुर का सारस क्रेन है, लेकिन दौसा का मगरमच्छ नहीं है। दोस्तों दौसा का क्या है, दौसा का आप सबको पता है कि दौसा का तो खरगोश है, ठीक है, ना कि मगरमच्छ, ठीक है। चलिए अगला कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से संबंधित है। तो ये अपने किससे संबंधित है दोस्तों, ये अपने संबंधित है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है। तो किन स्थानों पर स्थित है चमड़ा आधारित लघु उद्योग, ये अपने दोस्तों जयपुर एवं जोधपुर में, ठीक है। चलिए अगला कि राजस्थान की एमसेड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है। तो एमसेड नीति का उद्देश्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट यानी कि वेस्ट की समस्या का समाधान करना ही राजस्थान की एमसेड नीति 2021 का उद्देश्य है। अगला कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है भंडदेवरा, तो अपनो भंडदेवरा के बारे में अपने बताना है कि भंडदेवरा जो मंदिर है वो अपने 12 जिले में है, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर है। अगला कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि मेड़ता, ठीक है, मेड़ता, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से मेड़ता कहाँ पे, नागौर में वो प्रसिद्ध है। मीराबाई मेड़ता के राठौड़ वंश के शासक राव रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई का जन्म आपसे पूछ सकता है, तो 1448 ईस्वी में हुआ था, कुड़की गांव मेड़ता में हुआ था, ठीक है। इनका बाल्यकाल वैष्णव धर्म से ओतप्रोत था। मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी। आपसे भाव भी पूछ सकता है, तो माधुर्य भाव की थी इनकी भक्ति भावना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे राज्यपाल सिर्फ एक हैं, ओपी मेहरा, ठीक है, ओपी मेहरा, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा 1971 ईस्वी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। तो शासन प्रणाली व्यवस्था आपसे पूछ ले तो आपको बताना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। चलिए अगला है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत AMU इनके मध्य निष्पादित हुआ। तो इनके मध्य हुआ था कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मध्य MOU निष्पादित हुआ था, ठीक है। चलिए आपसे पूछ सकता है कि जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई। तो जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना अपने किसके सहयोग से प्रारंभ की गई, विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए अगला कि भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य आपसे पूछ सकता है। तो भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कि छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध करना इसका उद्देश्य है,
ठीक है। अगला अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया है। तो मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है दोस्तों, ये सबसे पहले तो मुख्य रूप से अपने जोर दिया गया है किस पे, कूट शब्दों का चयन करो। तो कूट शब्दों का चयन कर देते हैं। मुझे तो लगता है इन सभी पर जोर दिया गया है, क्योंकि जलापूर्ति पर भी दिया गया है, सीवरेज सुविधा पर भी दिया गया है, सार्वजनिक यातायात सुविधा पर दिया गया है, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, इस पर भी दिया गया है, जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम इसके भी दिया गया है। तो नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करो। तो 1 2 3 4 सभी के सभी राइट आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उनका सारवत्व, ठीक है, तो उसके बारे में अपन को सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों आप सबको जैसा कि पता है कि अपने जो नई रोशनी कार्यक्रम है वो अपने किससे संबंधित है, वो नई रोशनी अपने महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, और दिशा अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से संबंधित है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना तो आप सबको पता है अपने वित्तीय समावेशन से संबंधित है, और स्वावलंबन योजना नई पेंशन प्रणाली है। तो राइट आंसर 1 4 2 3 है, 1 4 2 3 है, ठीक है, पता चल गया। चलो, तो दिशा राइट कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, तो दिशा राइट कार्यक्रम का निर्माण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है ये अपने NCTE के द्वारा किया गया था। स्माइल 3.0 कार्यक्रम में क्या सम्मिलित नहीं है, तो स्माइल 3.0 कार्यक्रम के अंतर्गत अपने आओ घर से सीखे शिक्षावाणी सम्मिलित है, शिक्षा दर्शन सम्मिलित है, समर्थन अभियान सम्मिलित है, लेकिन राज्य शिक्षा इनमें सम्मिलित नहीं है। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें शिक्षा चारों तरफ है, लेकिन राज्य शिक्षा पर फोकस करना है। राज्य शिक्षा अपने स्माइल 3.0 कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि दीक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो दीक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था अपने 5 सितंबर 2017 को, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्याय रखे गए हैं, तो कितने अध्याय रखे गए हैं, तो 7 अध्याय रखे गए हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि NEP का विस्तार रूप, NEP का पूरा नाम बताओ, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP का पूरा नाम है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय दोस्तों अपने देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय विकास योजना का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों अपने किया गया है धारा 22 में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि RTE एक्ट के संबंध में निम्न में से क्या निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत तो ट्यूशन फीस में छूट ये नहीं है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कॉपी तथा लेखन सामग्री ये भी नहीं आता, तो कौन सा आता है, तो इनमें से आता है दोस्तों, अच्छा ये कह रहा है कि प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ो दोस्तों कि RTE एक्ट के संबंध में निम्न में से क्या निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत आता है। निःशुल्क शिक्षा अंदर ट्यूशन फीस में छूट ये भी आता है, निःशुल्क एवं पाठ्य पुस्तक कॉपी तथा लेखन सामग्री भी आता है, और क्या आता है, और अपने पुस्तकालय शुल्क नहीं लिया जाना ये भी आता है, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगी इसमें, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, तो न्यूनतम दोस्तों आपसे पूछ सकता है तो 75% अंक, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना आपसे पूछ ले तो अपने 1998 से प्रारंभ की गई थी, 1998 से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि RTE एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निःशुल्क शिक्षा देने और अनिवार्य प्रवेश उपस्थित एवं प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराने के लिए बाध्य है, जिनमें से पूछ ले तो आपको बताना है राज्य इसमें बाध्य है, ठीक है, राज्य इसमें बाध्य है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा में दोस्तों अपनी कक्षा होती है 1 से लेकर के 8, वो अपने प्रारंभिक में आती है, प्रारंभिक शिक्षा में आती है 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं। अगला है स्माइल 3 कार्यक्रम में किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया, तो स्माइल 3 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया था, तो ये अपने किया गया था दोस्तों आओ घर से सीखे 2 कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है
कि मिशन इंद्रधनुष राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस हेतु प्रारंभ किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष आपसे पूछ ले तो अपने राजस्थान हेतु संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस तिथि से आरंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपसे पूछ ले तो अपने की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को। अगला गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय आपसे संज्ञा पूछ सकती है, तो अपनी गाय है दोस्तों अपने जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है गाय। ठीक है, अगला है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है कि अन्य से भिन्न होना। ठीक है, सबसे अलग होना, जिस तरह से आप सबसे अलग हो। अलग किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के सभी शब्द हैं वो बिल्कुल शुद्ध दे रखे हैं। तो दोस्तों सुई ऐसे नहीं आता, सिंदूर ऐसे नहीं आता, मधुरता, समयता, नुपुर, भौगोलिक। तो समीक्षा भी सही है और सूची पत्र भी सही है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी स्त्रीलिंग शब्द है। तो चील, जोक और कोयल ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है कि कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछ ले तो कौन सा नहीं है। तो अपने द्वंद्व समास का उदाहरण मकर ध्वज और अंशुमाली नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो दे मेड हिम प्रिंस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ही वाज मेड प्रिंसेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सी खालिस्तान में क्या आ जाएगा। सी के बाद खालिस्तान में आ जाएगा वाज क्लेवर। ठीक है, सी वाज क्लेवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चॉइस द, ये क्या कह रहा है दोस्तों कि चॉइस द अप्रोचिएट डिटरमिनर गिव इन द ऑप्शन। तो खालिस्तान में अपन क्या आ जाएगी ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नेचुरल। तो इसका राइट आंसर 98 का राइट आंसर आपसे पूछ रहे हैं। तो सम ऑफ द एनिमल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ऑफ द एनिमल्स लिव इन द डेजर्ट आर नेचुरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना। यह प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कि ऑप्शन में दिए गए शब्दों को चयन करो कि कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा। तो ही इज ए चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने 99 का कि एन अफोन। ठीक है, एन और फन। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लुक बिफोर यू लीप। तो लुक बिफोर यू लीप। तो 100 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर जाएगा थिंक बिफोर यू ACT। ठीक है, एक्ट। ठीक है, चलिए अब कुछ मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं कि मैथ का प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। तो इस तार की लंबाई क्या होगी। तो इस तार की लंबाई आपसे पूछ ले तो आप आराम से काट लेना। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूं तो आपसे 36 मीटर होगी इसकी राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया तो नए आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो क्या आ जाएगा। तो अपने आ जाएगा नया आयत का क्षेत्रफल तो 1% ही घट जाएगा। ठीक है, बस। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से सही क्रम को पहचानिए। तो निम्न में से सही क्रम को पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहले अधिक कोण, फिर ऋजु कोण, फिर परिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दीपक ने 21,250 रुपए की एक राशि 6 वर्षों के लिए निवेश की। ठीक है, निवेश किया। 6 वर्षों पश्चात वह किस साधारण ब्याज दर से कुल राशि 26,350 रुपए प्राप्त करेगा। तो वो दोस्तों अपन को मिश्र धन में से समय 6 वर्ष आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपना कुल टोटल अपना आ जाएगा 4 प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपए में मोबाइल फोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो उसके लाभ का प्रतिशत काट लीजिए। उसका लाभ का प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों अपने 38.4%। ठीक है, चलिए अगला कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल अपने मात्रक पूछ ले आपसे तो दाब का मात्रक है पास्कल।
ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और कार्य का पूछ ले तो कार्य का जूल है, ऊर्जा का पूछ ले ऊर्जा और कार्य का जूल है, ठीक है, और शक्ति का पूछ ले तो वोट है। ठीक है, चलिए अगला कि मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका है मृग तृष्णा उदाहरण? तो ये अपने पूर्व आंतरिक परावर्तन का, यानी कि मृग तृष्णा क्या होता है दोस्तों? जब आप कभी रेगिस्तान में गए हो तो आपको दूर से लगता होगा जब दोपहर में कि आगे पानी है, लेकिन वो मृग तृष्णा है, ना कि पानी। ठीक है, रियल में वो पानी नहीं होता, वो अपने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलो अगला प्रश्न है कि रक्त में ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त में जो ग्लोबुलिन होता है वो दोस्तों सुरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा का निर्माण जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से होता है। रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है। ठीक है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। रक्त प्लाज्मा में ग्लोबुलिन रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जो रुधिर का 55% भाग बनाता है। अगला कि एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। तो एक सामान्य बालिका अपने शिशु एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, वो अपने माता तथा पिता दोनों से प्राप्त करती है, ना कि माता से, ना कि एक अकेले पिता से। संविधान के अनुच्छेद 170 फर्स्ट के अनुसार राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम व न्यूनतम संख्या, अधिकतम तो 500 और कम से कम 60। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो सोयाबीन का आपसे उत्पादक जिला भी पूछ सकता है, तो राजस्थान में सोयाबीन का सबसे ज्यादा जिला पूछ सकता है, वो अपना 12 में अपने सबसे ज्यादा सोयाबीन मिलती है। ठीक है, चलिए उत्पादित होती है। अगला कौन सा टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के रूप में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, एमपी टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला निम्न में से कौन सा राज्य वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो इनमें से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा एमपी में। ठीक है, अगला है कि सीसीई का पूर्ण पत्रक क्या है? तो सीसीई की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है? तो इनमें से कौन सा पद नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहे तो बताना है परीक्षण का अनुप्रयोग यही नहीं है और सभी के सभी पद इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि टार्गसन तथा एडमस के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है? तो टार्गसन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से नहीं है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, ये इनमें सम्मिलित नहीं है। अगला है कि भाषा पुस्तकालय में पुस्तक होनी चाहिए। तो भाषा पुस्तकालय में पुस्तक होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए दोस्तों? ये होनी चाहिए कि लोक रंजनकारी भी होनी चाहिए, साहित्यकार भी उसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए और लोक मंगलकारी भी होनी चाहिए, यानी कि इन सभी प्रकार की पुस्तकें भाषा पुस्तकालय में देखने को मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि रैमडेल टीचर्स शुड कीप ए लिसनिंग विद द पेरेंट्स टू। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि हेल्प इन डिफाइन द केस बिहाइंड चाइल्ड ए लगेज। ठीक है, लैंगिंग। ठीक है, चलिए अगला है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई। तो इनमें से कौन सा सीसीई का ऑब्जेक्टिव है? तो इसके बारे में अपन को बताना है। तो टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए टीचर, ठीक है, सेंटर्ड एक्टिविटी। ठीक है, ये राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इवॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, 123वें का पूछ सकता है कि अलका एक मिनट, तो अलका ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 तो ऑफ्टन ए मेक मिस्टेक बी
ट्विन सी एंड एस, तो ये कौन सी मिस्टेक हो जाएगी? तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों अपने, तो एज लैंग्वेज टीचर यू इंटरप्रेशन विल बी, तो इसमें से क्या आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, इनमें से आपको करना पड़ेगा क्या? इसमें से राइट आंसर आपको चूज करना पड़ेगा 123 होगा आपको कि इट्स ड्यू टू इंडिफाइन ऑफ हर डिटेल्ड ऑफ लैंग्वेज, यानी कि उनको हम हर तरह की डिटेल के रूप में बताएंगे लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, ठीक है, तब जाके वो उसको पहचान पाएगी। अगला है कि किस उपागम के अनुसार अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक गतिविधि के रूप होता है, तो किस उपागम के अनुसार होता है अधिगम? तो ये होता है रचनावादी उपागम के अनुसार, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि है प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा सकते हैं। अगला है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य आपसे पूछ ले तो गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार ही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गणितीय कथन है? तो निम्न में से कौन सा गणितीय कथन है? तो गणितीय कथन आपसे पूछ रहे हैं तो आपको बताना है, गणितीय कथन है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, ठीक है। अगला है कि विज्ञान शिक्षण में अधिगम अंतराल का निदान मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अपने सतत मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के रूप में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं दे रखा है तो है, लेकिन निदानात्मक मूल्यांकन इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, शिक्षकों की किस प्रकार से सहायता करता है? तो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। अगला कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कोई विकल्प सही भी नहीं है। तैयारी का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, इनमें से कोई सा भी सही सम्मिलित नहीं है। अगला है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दोस्तों आपसे पूछ रहे तो यह परिभाषा अपनी किसके द्वारा दी गई थी? फेयर चाइल्ड के द्वारा दी गई थी, ठीक है। यह परिभाषा अपने फेयर चाइल्ड के द्वारा दी गई थी। अगला है कि कौन सा नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है? तो इनमें से नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य आपसे पूछ रहे तो अधिगम को बेहतर बनाना, विषय में रुचि विकसित करना, आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ाने में सहायता। तो प्रोक्त सभी के सभी अपने नैदानिक परिभाषाओं का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। तो एक अच्छे मूल्यांकन के लिए आपसे मापदंड पूछ रहे तो आपको कौन सा सही नहीं लगता इसमें से? तो दोस्तों मेरे को वैधता सही लगता है, विश्वसनीयता सही लगता है, वस्तुनिष्ठता सही लगता है, लेकिन व्यक्ति परकता ये सही नहीं लगता। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? तो इनमें से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? तो इसमें से अपना कार्य है अच्छा, तो ऑप्शन नंबर नीचे दिए गए नीचे कोड में से सही उत्तर का चयन करो। तो इनमें से बाह्य कारक के बारे में अपन को बताना है। तो इनमें से बाह्य कारक है केवल और केवल दौड़ में भाग लेना, कविता पाठन आंतरिक कार्य, गणित के प्रश्न हल करना आंतरिक कार्य, चित्र बनाना आंतरिक कार्य है, ठीक है। बाह्य प्रेरक में तो सिर्फ दौड़ में भाग लेना है, ठीक है। तो राइट आंसर केवल सिर्फ सी। अगला कि प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिभाशाली की पहचान में सबसे पहले प्राथमिकता वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम लेना चाहिए, ठीक है। अगला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन दोस्तों आपने क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सही कौन सा है? तो सही तो सारे ही हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग हिलगार्ड ने दी थी, साइकोलॉजी इन टीचिंग HP स्मिथ ने दी थी, एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी कुप्पुस्वामी ने दी थी। उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम का दृष्टि
अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अपने अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अपने वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनमें से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो इनमें से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण ये संबंधित है। ठीक है। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो टीएटी जो परीक्षण है वो साइकोलॉजी टेस्ट है, उसमें दोस्तों कम से कम क्या फिक्स 30 कार्डों की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति एवं पोषण विवाद आपसे पूछ रहे तो अपने आनुवंशिक एवं वातावरण से संबंधित है। अगला खालिस्तान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो अपने कब होती है? ये होती है विकास के समय। ठीक है, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अगला क्या कह रहा है कि किस विचारक ने कहा था कि शिक्षा जन्म के बाद बच्चों के लिए शुरू नहीं की गई थी? जन्म से पहले भी एक माँ को बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ठीक से व्यायाम करना चाहिए था। तो ऐसा करने वाले थे प्लेटो। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कहते थे प्लेटो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ई शासन की किस सेवा के अंतर्गत मोटर वाहन पंजीकरण किया जा सकता है? तो ई शासक की कौन सी सेवा के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है? तो इस अपने ई परिवहन के अंतर्गत किया जा सकता है। किसी लेखन द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक प्रकृति के रूप में प्रकाशन करना क्या कहलाता है? तो ये प्रकाशन करना दोस्तों अपने कहलाता है साहित्यिक चोरी कहलाता है। ठीक है, साहित्यिक चोरी कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, साहित्यिक चोरी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि CIET का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो CIET का पूरा नाम आपसे पूछ ले तो CIET का पूरा नाम बताना है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर अपने हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ऑफ हार्डवेयर कहलाता है कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपसे पूछे ड्रम प्रिंटर नहीं, ड्रम नहीं, लेजर प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए हाँ तो दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हुए? अपना ये छठा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अपनी राय नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, और इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन जरूर कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो नीचे कमेंट कर देना।